हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है मेमोरी बूस्टर की इस सेकेंड वीडियो में। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेमोरी को कैसे बूस्ट किया जाए। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम भूलते हैं तो भूलने का क्या कारण होता है, तो आज उस कारण पर उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि अगर आप इस तरीके से अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर पाएंगे और जो भी चीजें हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दो चीजें बताई, एक इंटरेस्ट और एक विजुअल्स, जिनकी वजह से हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते। अगर उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके चलते हैं तो डेफिनेटली अपनी मेमोरी को बूस्ट कर पाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आप किसी रोड पर जा रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने लोगों को देखा, आप नहीं बता पाएंगे। आपको किसी भी व्यक्ति का चेहरा याद नहीं होगा। आपके रास्ते में किस किस प्रकार की कौन कौन सी बिल्डिंग पड़ी वो भी ऑलमोस्ट आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, याद कब रहेगा? जब कुछ चीज कुछ डिफरेंट होती है, कुछ अलग होती है, कुछ अजीब होती है ना। तो उसी अजीब तरीके से आपको अपने टास्क को करने की जरूरत होती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका एग्जाम है, तो वहां पर आपको जो प्रिपरेशन करनी है, उसमें जो टास्क लेने हैं वो हमेशा कुछ डिफरेंट लेने की जरूरत होती है। हमारी 5 इंद्रियां काम करती है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हो गई? एक स्किन यानी कि त्वचा, एक आंख यानी कि आईज, एक हमारी टंग यानी कि जीभ, एक हो गया हमारा कान यानी कि ईयर, एक हमारी नोज होती है नाक। ये 5 इंद्रियां सारा डेटा हमारे कॉन्शियस माइंड तक भेजती हैं और कॉन्शियस माइंड हमें इजाजत देता है कार्य को उसको मेमोराइज करने का, और सारी चीजें हमें उसी हिसाब से फिर याद भी रहती हैं। लेकिन जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, अब रास्ते में हमने चीजें देखी, ठीक है, हमें याद नहीं रहेंगी क्योंकि उन्हें हमने उस हिसाब से नहीं देखा, उस तरीके से नहीं देखा, उस सेंस के हिसाब से नहीं देखा जिस तरह से हमें वो मेमोरी में आ पाएंगे, यानी कि वो हमें याद रह पाएंगी। तो हमें कुछ अजीब करना होता है, कुछ डिफरेंट करना होता है, कुछ अलग करना होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि अजीब क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो, अगर आप इंग्लिश वोकैब तैयार कर रहे हैं, है ना, एक इंग्लिश वोकैब याद कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश वोकैब का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बहुत बहुत टिपिकल वर्ड होते हैं, ना तो उनका मीनिंग याद होता है, ना ही मैक्सिमम टाइम तो हमें स्पेलिंग भी याद नहीं होती। तो मैंने मान लीजिए एक वर्ड लिया, इंसेप्शन। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसको याद कर सकते हैं हम कि डॉक्टर ने शुरुआत में ही इंजेक्शन लगा दिया। अब इंसेप्शन से बनाया हमने इंजेक्शन, अपने माइंड पर जोर डाला और हमने एक पिक्चर क्रिएट की कि हम डॉक्टर के पास गए, एक बीमारी थी हमें और डॉक्टर ने शुरुआत में ही क्या लगा दिया? शुरुआत में भी क्या लगा दिया? हमें एक इंजेक्शन लगा दिया। तो इंसेप्शन से हमने इंजेक्शन, ठीक है, दोनों को हमने एक दूसरे से मैच किया। ठीक है, इंसेप्शन से बना इंजेक्शन और शुरुआत इसका हो जाता है सिनोनियम। किसी भी चीज की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसेप्शन। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, अपना खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं। हालांकि नोट्स कैसे सेल्फ नोट्स तैयार करें उसके बारे में बहुत प्यारी बहुत बेहतर ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। ये कोर्स अब आपने ले लिया है तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स मैं यहां पर बताऊंगा, काफी ऐसी प्यारी ट्रिक्स होंगी जिनसे आप अपनी मेमोरी को बहुत बेहतर बना पाएंगे और जो आप समस्या से जूझ रहे हैं कि आपको याद नहीं रहता, वो चीजें आप याद भी रख पाएंगे। आगे हम बात करें कि मान लीजिए हम रीडिंग करते हैं बहुत करीब हम ये मान लेते हैं कि दिन भर में हम 10-12 पेज भी तैयार कर लेते हैं। जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उम्र 10-12 पेज पढ़ना एक बनता भी है, लेकिन हम वहां पर चीजों को याद नहीं रख पाते। ठीक है, अब याद नहीं रख पाते, सीधी सी बात है, रीडिंग की नहीं याद रहा। जैसे मैंने अभी बोला कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते पर आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, वैसे रीडिंग करना भी एक काम हो गया कि हमने रीडिंग तो की लेकिन हमें चीजें याद नहीं रही। अब वहां पर उसको किस तरीके से तैयार करना, उस पॉइंट पर भी आप बहुत ध्यान से समझिए इसको। देखिए, करना क्या है आपको?
आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ रीड किया या एक पेज रीड किया या एक पूरा टॉपिक आपने रीड कर लिया। मैं ये कहता हूं कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता ही, हिस्ट्री का पहला टॉपिक ही आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पूरी तरह से रीड कर लिया। अब रीड करेंगे, दोबारा रीड करेंगे तो हो सकता है, देखिए होता क्या है कि जब हम एक बार रीड करते हैं चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, जब दोबारा रीड करते हैं तो हम केवल वही चीजें दोबारा रिकॉल कर पाते हैं, जो नई चीजें होती है वो हमारा माइंड भी उसको अवॉइड कर देता है। ठीक है, तो बार बार रीड करने से भी हमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन यहां पर हमें क्या प्रयास करने की जरूरत है, हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि मान लीजिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता को रिलेट कीजिए क्या कि वहां पर हमने जितनी भी लाइनें पढ़ी है ना, उस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, उस लाइन का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख शहर है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बन गया, एक वन लाइनर बन जाता है। साथ ही क्विज के रूप में भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज तैयार कीजिए, या कोई ऐसी बुक आप उठा सकते हैं जहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज साथ के साथ मिलते जाएं। साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहां पर काफी हद तक हेल्प ले सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर यह देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस किस तरह के सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपने चीजें पढ़ी है ना, उन चीजों को पढ़ने पर जो उसका मेन निचोड़ है, जो मेन रिजल्ट है ना, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपने साथ साथ तैयार कर लिए हैं, और अब वो आपके लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा तरीका मैं यहां पर बताता हूं, हम चीजों को रिलेट करके चले, इंटर रिलेट करके चले। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक सा फार्मूला है, सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बना कैसे? अब मैंने अभी बताया कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, वैसे ही cos 45 की वैल्यू भी रहती है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और वो बन जाता है 1। तो हमें चीजों को एक दूसरे से इंटररिलेट करके भी चलना है, चाहे वो जीके का आपका सब्जेक्ट है, जीएस का सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में है, या फिर रीजनिंग में। चीजों को एक साथ रिलेट करके चलेंगे तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहां पर आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन कर पाएंगे और आपकी मेमोरी बूस्ट यहां पर बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो आई होप कि यहां पर मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो आपको बेहतर अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ बेहतर एक न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।